बीआईएस आज कल जागरूकता अभियान के तहत जो है और अपने विभाग के द्वारा दिया गया कि क्या-क्या स्टैंडर्ड है, क्या-क्या मानक है, ये हर जगह जो है सो अपनी तरफ से उन लोगों को बता रहे हैं आप मीटिंग करके। तो आज स्वास्थ्य महानिदेशालय में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो है सो उनके साथ मीटिंग थी, वर्कशॉप, जिसमें ये बताया गया है कि क्या-क्या स्टैंडर्ड है और आपको क्या-क्या फॉलो करना है और वो निश्चित तौर पे फॉलो करना है। तो मिलते हैं बीआईएस के जो शाखा के उत्तराखंड शाखा के महानिदेशक सौरभ तिवारी जी, उनसे और उनसे बात करते हैं कि वो क्या यहाँ पर वर्कशॉप में क्या बताया गया है और क्या डिसीजन होगा और उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, इस संदर्भ में उनसे बात करते हैं। सर, में बीआईएस की तरफ से जो कार्यक्रम है यहाँ पे, तो इस कार्यक्रम में मीटिंग में बैठना, यहाँ आपने क्या अपने तरफ से आपके विभाग की ओर से हेल्थ विभाग को क्या ऐसा निर्देश दिया गया है जिसे उनको फॉलो करना है या नहीं करना है? जी, जी। जैसे हम सभी लोग जानते हैं कि भारतीय मानक ब्यूरो राष्ट्रीय मानकीकरण निकाय है और हमारा उत्तरदायित्व है कि जो भी विभिन्न क्षेत्र हैं, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य क्षेत्र हो या किसी भी प्रकार का औद्योगिक निर्माण से जुड़े हुए लोग हों, उन सबको मानकों के बारे में सचेत करना, उनसे संबंधित मानकों का जागरण और उनको बताना कि उनको कैसे उसका उपयोग करना है। इसी संदर्भ में आज जो है स्वास्थ्य विभाग के साथ भारतीय मानक ब्यूरो ने क्षमता निर्माण कार्यक्रम का आयोजन किया है। ये जो कैपेसिटी बिल्डिंग आज ट्रेनिंग हो रही है, ये स्वास्थ्य विभाग के जितने भी अधिकारी हैं, जो नीति निर्माण करते हैं, निर्धारण के बाद उनका अनुपालन करवाते हैं और उसके अलावा जो और भी कार्मिक हैं, उनसे संबंधित की जा रही है। और जो स्वास्थ्य क्षेत्र में भारतीय मानक ब्यूरो ने विभिन्न प्रकार के मानक बनाए हैं, चाहे आप हॉस्पिटल मैनेजमेंट की बात कर लें, चाहे आप हेल्थ इक्विपमेंट की बात कर लें। आप सभी जानते हैं कि जैसे क्रिटिकल केसेस होते हैं तो वेंटिलेटर से लेकर एक्स-रे मशीन और विभिन्न प्रकार के उपकरणों का उपयोग जो है स्वास्थ्य सेवाओं में किया जाता है, उन पे भारतीय मानक बने हुए हैं और स्वास्थ्य विभाग से हमारा यही अनुरोध रहता है हमेशा और कि वह इन मानकों का अनुपालन कर कर ही इस प्रकार के डिवाइसेस को, उपकरणों को खरीदें। इसके अलावा ये भी संदर्भ आज बात की जा रही है कि जो आम जनता, जो मेडिकल एक्सेसरीज हैं टेक्सटाइल से जुड़ी हुई, चाहे वो आप पट्टी बांधते हैं जब कोई चोट लग जाती है या जब टाँके भी लगाए जाते हैं, उन सब में भी जो टेक्सटाइल यूज़ होती है वो मेडिकल हेल्थ सर्विसेज के मानकों के अनुरूप हो। तो एक विस्तार से चर्चा आज अधिकारियों के साथ की जा रही है और उम्मीद है कि इसके तदुपरांत जो भी उत्तराखंड में मुख्यतः पॉलिसीज़ बनेंगी, उसमें भारतीय मानकों को उतना इम्पोर्टेंस देते हुए उनका अनुपालन किया जाएगा और विभिन्न प्रकार के जो भी स्वास्थ्य सेवाएँ हमारे जिला स्तर पे, ग्रामीण स्तर पे, शहरी स्तर पर हैं, वहाँ मानकों से सत्यापित ही उत्पादों का उपयोग हो। आपसे सर इस संदर्भ में एक जानकारी चाहिए थी कि आपको कुछ इस तरह का कोई बातें पता है कि किसी भी मानक को यहाँ पर फॉलो नहीं किया जा रहा है स्वास्थ्य विभाग के द्वारा, वो निजी अस्पताल हो या सरकारी अस्पताल हो, और यदि नहीं किया जा रहा है उसे फॉलो, तो आपके विभाग के द्वारा, बीआईएस के द्वारा, भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा क्या कोई कार्रवाई का जो उसमें व्यवस्था है और उसे देखिए, किस तरह से किया? आपने जो सवाल किया बहुत प्रासंगिक है, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में आपको शायद ये पता होगा कि केंद्र सरकार समय-समय पर कुछ उत्पादों को अनिवार्य कर देती है भारतीय मानक ब्यूरो के प्रमाणन में। हेल्थ सर्विसेज में अभी बहुत व्यापक जो है अनिवार्यता नहीं आई है। थर्मामीटर है, एक्स-रे मशीन है और आने वाले समय में होंगी। तो ऐसा कोई उल्लंघन तो अगर मैं कहूँ, क्योंकि स्वैच्छिक स्कीम के अंतर्गत ही सर्टिफिकेशन हो रहा है हेल्थ सर्विसेज में। लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि राज्य स्तर पर हम क्यों ना ये बीड़ा उठाएँ कि अगर मानक हैं और ये तो स्वाभाविक सी बात है कि हर एक व्यक्ति आज स्टैंडर्ड्स की बात करता है, तो हम स्टैंडर्ड पे आधारित ही उपकरण खरीदें, स्टैंडर्ड पे आधारित ही हॉस्पिटल का मैनेजमेंट करें। अपने निजी जीवन में भी जो मेडिकल डिवाइसेस हम लेते हैं, वो मानकों से सत्यापित हो। तो अनिवार्यता के हिसाब से देखा जाए तो अभी ऐसा कोई घोर उल्लंघन तो नहीं देखा जाएगा, लेकिन अगर हम एक अपना स्वयं चिंतन, आत्मचिंतन की बात करें, तो हमें प्रयास करना चाहिए कि राज्य स्तर पे जो अब नीतियाँ बने, उसमें भारतीय मानक जो हेल्थ सेक्टर में बने हुए हैं, बहुत व्यापक स्तर पे हैं, उनको डाला जाए और जो भी हॉस्पिटल में प्रोक्योरमेंट हो, हेल्थ सर्विसेज डिपार्टमेंट योजनाएँ लाए, उसमें मानकों को इम्पोर्टेंस वो दे। नहीं, इसमें चिकित्सालय या चिकित्सा से संबंधित जो भी अधिकारी या कर्मचारी हैं, तो जो भारतीय मानक ब्यूरो का स्टैंडर्ड है, उसे यदि फॉलो नहीं करते हैं, तो मानक ब्यूरो के पास में कोई वैसी कार्य योजना है कि उसको किस तरह से फॉलो कराया जाए उनसे? मैंने यही आपको बताने का प्रयास किया कि जहाँ पर केंद्र सरकार का आदेश है कि बिना आईएसआई सर्टिफिकेशन के आप हेल्थ सर्विसेज की जो भी उपकरण है उपयोग में नहीं ला सकते, वो अभी बहुत बड़ा वो लेवल पे नहीं है। उसमें 2-3 ही डिवाइसेस उपकरण हैं, जैसे मैंने आपको बताया एक्स-रे मशीन्स हैं, थर्मामीटर्स हैं, लेकिन समय की मांग है और धीरे-धीरे ये बढ़ेंगे।
तो अभी वस्तुतः अगर बात करी जाए तो ऐसा उल्लंघन कहीं नहीं देखा जा रहा, क्योंकि अनिवार्य नहीं है। मैं पुनः वो बात को आपको वही पुरजोर तरीके से कहना चाहूँगा कि अनिवार्य हो या ना हो, ये हमारा उत्तरदायित्व है कि हम जो भी व्यवस्थाएं लाएं, प्रक्रियाएं लाएं या उत्पाद खरीदें, उनको मानकीकृत करके खरीदें। यही उद्देश्य से हम लोग यहाँ आए हैं कि संदेश देना चाहते हैं कि राज्य स्तर पर जो संबंधित विभाग है, हेल्थ सर्विसेज का डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज में आज हम बैठे हैं, तो हम यहाँ के पदाधिकारी को कहना चाहते हैं कि आप अपने तरफ पर आगे से जो भी क्रय करें उसमें मानकों पर आधारित उपकरणों का ही क्रय करें। हॉस्पिटल अगर नए बनवाए जाएं तो वो मानकों के अनुरूप, जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट का हमारा स्टैंडर्ड उसके अनुरूप बनाया जाए, तो मुझे लगता है कि सुधार अपने आप इन सेवाओं में आ जाएगा। तो मानक ब्यूरो की तरफ से मतलब कोई है ऐसा कार्यक्रम जिसके अंतर्गत उनसे करवाया जाए, या सरकार कोई ऐसा विधि विधान लाने जा रही है कि जिसके अंतर्गत ये तय हो कि नहीं यही आपको करना ही है, इस स्टैंडर्ड को फॉलो करना ही है? एक बात मैंने कार्यक्रम के दौरान भी कही कि भारतीय मानक ब्यूरो की मानकीकरण की जो उच्च स्तरीय समिति है, हर प्रदेश में होती है, तो उत्तराखंड की भी एक समिति है और विगत वित्त वर्ष में उसकी जो बैठकें हुई उसमें ये निर्देश जारी किया गया कि चाहे वो हेल्थ सर्विसेज डिपार्टमेंट हो या कोई भी और सरकारी विभाग है, वो ये सुनिश्चित करे कि जहाँ पर भी भारतीय मानक है किसी उत्पाद से संबंधित, तो अपने जो निविदाएं वो निकालते हैं, जो वो क्रय करते हैं, उसमें ये ध्यान रखें कि भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा सत्यापित ही उत्पाद लिए जाएं। और हम उम्मीद कर रहे हैं आने वाले टाइम में जो उत्तराखंड की प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है, हमने प्रस्ताव दिया हुआ है और अगर वो संशोधित हो जाती है तो उसमें भी ये प्रस्ताव दिया है कि जहां भी किसी भी प्रोडक्ट का अगर इंडियन स्टैंडर्ड बना हुआ है तो वो विभाग केवल ISI सर्टिफाइड ही उत्पाद को ले। तो हेल्थ सर्विसेज को भी हमने ये निर्देश तो नहीं कहूँगा लेकिन सुझाव दिया है। निर्देश तो सरकार के थ्रू दिया जाएगा, लेकिन ये एक जागृति का कार्यक्रम है जहां पर कि पदाधिकारियों को पहले ही तो अवेयरनेस हो, जागृति हो कि कौन कौन से मानक किस किस क्षेत्र से संबंधित हैं। अभी इस चीज का अभाव जरूर देखा जा रहा है, तो मुझे लगता है इस कार्यक्रम के माध्यम से वो सशक्त होंगे इस जानकारी को लेके, और जो भी नीति निर्धारण भविष्य में होगा उसमें मानकों का भरपूर उपयोग होगा। धन्यवाद। से अभी बात करवा रहा हूँ डायरेक्टर मेडिकल शिखा जनपांगे जी, डायरेक्टर मेडिकल शिखा जनपांगे जी से, और वो आपको बताएंगे कि किस तरह का कार्यक्रम में क्या किया गया है। तो मैडम, ये भारतीय स्टैंडर्ड मानक ब्यूरो के तहत जो कार्यक्रम किया जा रहा है और इसमें जो सहभागिता है चिकित्सा विभाग, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं और उसको कैसे फॉलो कर रहे हैं? आज हमारे यहाँ एक वर्कशॉप हो रही है BIS, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड जिसे हम कहते हैं। ये इसमें हमारे डायरेक्टर हैं मिस्टर सौरभ तिवारी, जो उत्तराखंड के डायरेक्टर है BIS, और स्पीकर है हमारे यहाँ, इनके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और जो स्पीकर है राजेश कुमार जी। तो ये हमको जो BIS की जो स्टैंडर्ड जो हेल्थ सेक्टर में जो हमारे जो मानक हैं वो कौन कौन से स्टैंडर्ड्स हैं, इसके बारे में एक अवेयरनेस प्रोग्राम करा रहे हैं हमारे लिए। क्योंकि हमने सुना तो बहुत है BIS के बारे में, एज सच जनरल पब्लिक ने भी हम लोग अवेयर है, पर डेप्थ में हमें ये नहीं पता है कि हेल्थ सेक्टर में इसके क्या क्या स्टैंडर्ड्स हैं। तो इसके बारे में बता रहे हैं कि हम लोग को जो अपने हॉस्पिटल के ही बनाने के जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो हमारे हॉस्पिटल किस स्टैंडर्ड से बनने चाहिए, PSC लेवल में, CHC लेवल में या जिला चिकित्सालय लेवल में। साथ ही जो हम अगर कोई प्रोक्योरमेंट करते हैं, जो हमारे कंज्यूमेबल आइटम्स हैं, ड्रग्स हैं, या हमारे ग्लव्स या आपके मास्क एक्सेट्रा जो भी हैं, कंज्यूमेबल आइटम्स भी हैं, तो उसके स्टैंडर्ड्स के बारे में ये हमें एक अवेयरनेस करना चाह रही है कि इसके मापदंड को करने से हमारे को, क्योंकि डेफिनेटली अगर हमारी स्टैंडर्ड्स अच्छे होंगे तो हमारी हर चीज़ की क्वालिटी एफिशिएंसी ही बढ़िया होगी, और इससे हमारा जो पेशेंट ट्रीटमेंट में भी ये हमारे ये काम आता है, क्योंकि उससे क्वालिटी बढ़ने से जो ट्रीटमेंट का जो आउटकम होगा पेशेंट की सेफ्टी के लिए, ये बहुत अच्छा रहेगा। इसी पे वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वो लोग, और साथ ही इसमें बहुत अच्छे इंटरेक्टिव सेशंस भी होंगे, क्योंकि सभी के देखिए जैसे ही सेशन स्टार्ट हुआ थोड़ी देर में क्वेरीज शुरू आने लगी, क्योंकि बहुत सारी जो क्वेरीज है उसको ये दूर करें। तो मुझे लगता है ये बहुत अच्छा सेशन होने वाला है आज, ये इंफॉर्मेटिव। और हमारे एक सवाल ये है कि जो स्टैंडर्ड तय किया गया भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा, अभी सौरभ तिवारी जी से बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बताया कि ये स्टैंडर्ड को इस तरह से तय किया गया है, तो उसे आप फॉलो कराने में आपको क्या सुविधा और असुविधा महसूस होगा, इसे आप व्यवहारिक तौर पे कैसे देखती हैं? इसीलिए ये जो, क्योंकि अब ये सेशन स्टार्ट हुआ ही है
इसलिए मैं कह रही हूँ क्वेरीज आ रहे हैं, तो फिर हम इसको कंपैरेटिव करना पड़ेगा कि ये, क्योंकि बहुत सारे मानक के लिए भी हमको डिफिकल्टी हो जाएगी ना, क्योंकि हम किसको फॉलो करें, कंफ्यूजन होगा, स्थिति पलटेगी। तो हम इसको अब और डेप्थ में जाएंगे अभी हम लोग, और डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि वो अभी हमें मानक बता रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने डेप्थ में कभी इतना पढ़ा नहीं था इसके बारे में, सुपरफिशियली पढ़ा था। तो अब हम इसको देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में भी ये क्या है। तो इसने बताया कि इस मानक को, स्टैंडर्ड को लेते हुए भी और नॉर्म्स भी बने हुए हैं। ये आज के अभी हमें इंफॉर्मेशन जो मिली है इनके द्वारा, तो अब हम इनको डेप्थ में और हम एक पढ़ेंगे और देखेंगे इसमें कोई जो गुड पॉइंट्स है इसके लेते हुए, जो हम नहीं कर पा रहे थे, तो हम कोशिश करेंगे उस गैप को फुलफिल करने नहीं, ये है कि जैसे जितने जनमानस हैं अपने यहाँ राज्य में या देश में, उस हिसाब से डॉक्टर्स की कमी है और अस्पतालों की भी कमी है। की। तो इस दोनों के परिप्रेक्ष्य में आप कैसे देखती हैं कि ये मानक स्टैंडर्ड फॉलो हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? इसे आप किस हाँ, तरह तो से देखती गैप को फिल करने की कोशिश करी जाएगी ना इंफ्रास्ट्रक्चर में। अगर पता चला हमें, देखिए जो हो चुका है उसको तो हम नहीं कर सकते हैं, हैं? जी, जी। पर अब हम इस मानक को लेते हुए अगर हमें फ्यूचर में अगर अपने अपने पीएचसी सीएचसी या कुछ बनाने हैं, तो हम इन गाइडलाइन को लेते हुए फ्यूचर के लिए उन मानक को लेते हुए हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, या हमारे जो कोई भी चीज इक्विपमेंट्स, या हमारे सर्जिकल आइटम, ये सब जो खरीद फरोख्त होने वाली है, तो उसके प्रोक्यूरमेंट में हम इसके स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर सकते तो क्या हम ये मतलब अब समझें या मानकर चलें कि मतलब इस सेशन के बाद जो जागरूकता है कि मेडिकल फील्ड में भी या मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स या हैं। बाकी हाँ, मेडिकल अधिकारियों टीम में, फॉलो तो करते हाँ, ही है, स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, ऐसे नहीं कि हम प्रोक्योरमेंट में फॉलो नहीं करते हैं, हम करते हैं। और हमारी अवेयरनेस और होगी, हम इसको इसको भी हम एक पढ़ सकते हैं, इसकी जो मानक बने हुए हैं हम इसको भी एक स्टडी कर सकते हैं, और उस मानकों को हम अपने उसमें ले सकते, अपना सकते हैं। तो अभी तक जो भी वर्कशॉप में जो भी अभी तक आपसे बातचीत हुई या जो जागरूकता के संदर्भ में या आपने बताया, सौरभ तिवारी ने जिन बताया, तो उसके तहत आप कैसे देखती हैं कि इसको हम आगे किस तरह से बढ़ा पाएंगे? ये स्टैंडर्ड कोई भी होता है, वो हमारे एक तरह से क्वालिटी कंट्रोल के लिए अच्छा होता है। कोई भी चीज अगर है उसको, जैसे कि हम देखिए, आजकल आपने सुना ही होगा हमारे अस्पतालों में कायाकल्प, लक्ष्य या एनकॉस को फॉलो करने, ये हमारा क्या है, एक तरह से क्वालिटी के लिए ही है हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, कि हम उसको हम क्वालिटी कैसे दे। अगर हम जैसे बायोमेडिकल वेस्ट को कैसे करने, तो उसके नॉर्म्स बने हुए हैं। आपके कायाकल्प में कैसे सफाई की प्रक्रिया करनी, उसके नॉर्म्स बने हुए हैं। कैसे अगर हम कोई प्रोसीजर करने चाहते हैं, अस्पताल में कोई ऑपरेशन करना चाहते हैं, या ओपीडी में ही मरीज को देखते हैं, तो उससे पहले हमें क्या नॉर्म करने हैं, हाथ कितने धोना तो है, पर कैसे धोना है, किस तरह से धोना है। तो ये हमारे ग्रास रूट लेवल तक के स्टाफ को, जैसे कि अगर हमारा हाउस कीपिंग स्टाफ है, कोई डॉक्टर है, नर्स है, कोई पियोन है, सबको सिखाया जाता है कि आप इस स्टैंडर्ड को कैसे, हाथ ही कैसे धोना है। हैंड वॉशिंग छोटी सी चीज है, जैसे हैंड वॉशिंग ही कैसे करना है, कोई हमको कोई इंजेक्शन लगाना है, उससे पहले का प्रोसीजर क्या है, वो सारे प्रोटोकॉल्स बने हुए हैं। तो ये प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, धीरे धीरे ट्रेनिंग दे दे के किसी चीज को आप एकदम से नहीं सिखा सकते, हाउस कीपिंग स्टाफ को एकदम से नहीं सिखा सकते, पर जैसे जैसे ट्रेनिंग होती है, क्वालिटी बार बार ट्रेनिंग कर करके, तब वो उसके वो क्या होता है, बाद में वो इनबिल्ट हो जाता है। जैसे हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल में बताती हूँ, कोविड के समय क्या हुआ। कोविड के समय हमारे पास अवेयरनेस नहीं थी कि हमें अपना हैंड वॉशिंग किस लिए करना है, बाहर से आए तो हमें हैंड वॉशिंग करनी है, उसको कैसे करना है, सैनिटाइजर कैसे यूज करना है, एयर ड्राई कैसे करना है, अपने जूते चप्पलों को ही बाहर से आए तो बाहर ही खोल देना है। तो हमने वो छोटी सी चीज अपनाई, वो धीरे धीरे क्या हुआ, हमारे डेली रूटीन में आने लगी। तो ऐसे ही हम अपने स्टाफ को भी इस तरह सिखाते, तो वो धीरे धीरे वो उसको एक बाहर नहीं लगता है, वो उसके डेली इनबिल्ट हो जाता है। तो वो जब हमारा जब ठीक होता है हमारे, तो क्या होता है, उससे इन्फेक्शन कंट्रोल होता है। क्योंकि आप जैसे ही हमारे कमरे में घुसे तो पता चला आपने यहाँ टच किया, वहां टच किया, और कहाँ टच करना है, कहाँ अपने एल्बो से ही दरवाजा खोलना है। छोटा सा एग्जाम्पल जी, है जी, जी। कि जैसे कि हमने ये सीख लिया कि जब भी आप देखेंगे एक सर्जन ओटी में घुसता है या कुछ करता है, तो पहले वो अपने जूते चप्पल बाहर रखता है, मास्क खोलता है, प्रोटोकॉल होता है, उसके सिंपल 10 स्टेप्स होंगे। जब वो सीधे फिर जो ओटी में घुसेगा ऑपरेट करने के लिए, मास्क पहना, अगर मास्क पहनना है तो कैसे पहनना है, टोपी पहननी है, वो सबके प्रोटोकॉल्स होते हैं। हैंड वॉशिंग करना है, किस चीज से वॉश करना है, कितनी देर तक वॉश करना है, कैसे टच किए बगैर ही ग्लव्स को पहनना है, उसका भी एक तरीका होता है। तो ये सारे प्रोटोकॉल धीरे धीरे क्या होते हैं, हमारे इनबिल्ट हो जाते हैं, तो वो हमारे स्टैंडर्ड उसमें नॉर्मल कोर्स में ही आने लगती है। तो उससे क्या होता है, इन्फेक्शन कंट्रोल। तो इन्फेक्शन जहां कंट्रोल होगा, हमारी क्वालिटी, पेशेंट को भी, क्योंकि हमें इन्फेक्ट नहीं करना है,
ना। वो ये ऐसे नहीं कि वो अस्पताल में आए, अस्पताल से ही कुछ इन्फेक्शन ले जा सकता है वो, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो हम जब इन सबको नॉर्म्स को फुलफिल करते हैं तो इन्फेक्शन, जहाँ इन्फेक्शन कंट्रोल होगा तो डेफिनेटली हमारा जो आउटकम होगा, जैसे कि आपने ऑपरेशन तो कर दिया, बट आपने ढंग से नहीं किया तो क्या होगा, पक भी सकता है। और मरीज को भी समझाना है कि आप ऐसे ऐसे करना है, वो घर जाके जाएगा छुट्टी तो कैसे केयर करना है, अपने वूंड को कैसे केयर करना है। तो ये भी एक पार्ट एंड पार्सल होता है, दोनों चीजें होती है। पेशेंट को भी हम कुछ चीज बताते, कुछ स्टैंडर्ड को हम भी फॉलो करते। तो जहाँ इन्फेक्शन कंट्रोल होगा वहां आपकी क्वालिटी बढ़ेगी, पेशेंट आउटकम भी बढ़िया। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे शिखा जनपांगे जी को, उन्होंने बताया कि किस तरह से यहाँ पर जो वर्कशॉप आयोजित किया गया है, और वर्कशॉप भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा आयोजित किया गया है और वो जागरूकता अभियान के तहत कराया गया है। तो उसी में से संदर्भ में जो है सो मेडिकल फील्ड में कैसे क्या स्टैंडर्ड तय किए गए हैं, सो कैसे फॉलो कराया जाए, इस संदर्भ में सौरभ तिवारी जी ने भी बताया था और मैम ने भी बतलाया है। तो फिर मिलते हैं आगे कार्यक्रम के बाद, देखते हैं और क्या होता है, फिर आपसे बात करेंगे। आरबीपी टाइम से मैं पीताम्बर कुमार। First of all, just brief you about why we have organized this program and why we have invited all of you, the top officials and dignitaries, to attend it and attend it with little seriousness and I would say intensity. Because you see, now when we see our country, it is evolving in all different kind of domains. Specifically, when we talk about our economy, about our agriculture sector, about our health sector, so many things have come up in the recent past. And with the ever-growing demand from our customers, it is quite pivotal that we give best of the services in all the sectors. And health sector is also one of the key potential area where we have to basically see that our practices are in sync with the international standards. When I say international standard, it doesn't, I would say, dilute the importance of Indian standards, but the point is that when we are now in an era where intercontinental or interstate medical health services are being deployed, many patients from different countries also come to our country because of the cost effectiveness and the better health services. It is quite imperative, it is quite essential that we establish that quality, the efficiency which we have basically got over a period of time. So on that note, let me first of all introduce you about the Bureau of Indian Standards, the organization which is organizing today's training program, about myself, and then we'll start further with the technical session. So friends, I am Saurabh Tiwari, I am Director and Head of Bureau of Indian Standards, Uttarakhand Operations. Apart from our jurisdiction on all the 13 districts of Uttarakhand, we are also looking after the standardization and conformity assessment part of 5 adjoining districts of Uttar Pradesh, including Muzaffarnagar, Saharanpur, Shamli, Bijnor and Pilibhit, and one other adjacent district from Himachal, that is Sirmaur. So totally 90 districts are under our control for our Bureau of Indian Standards, different schemes and standardization needs. Coming back to Bureau of Indian Standards, I hope that you must all be knowing that it is the national standards body and it is established by virtue of, we started working primarily for the standardization part. When I say about standardization, obviously it is the process of bringing standards in focus. And when we say about the standard, what basically is the perception, what basically is the comprehension in terms of all the people who are in our country, irrespective of different disciplines and domain they come from. Standards are everywhere. Rights is the expectation nowadays we have in our, I would say, world trading economies and so many other places where the demand of having the quality product is enhancing. And it is not only specific to the products, it is also now related to the processes and the system. The key anchor, she introduced me and she said that I am a lead auditor for QMS, that means 9001. She forgot to tell you it is not only IS 9001, it is IS primarily, but later on, with the growing need in our country about the quality consciousness, we have simply adopted them and gelled with our own indigenous requirement. The point here is that when the entire world is now focused on having standards in their different vertical, again I will come back to the same thing what I said in the very beginning, that without having standards in our system, we shall not be able to give best of the services.
So on that note, Bureau had, as I told you, been working since 1947. It's almost 78-year journey. And in that journey, starting from the standards development, we have arbitration and litigation issue. So it is better that we shall have first hand information. हमें शुरुआती ज्ञान रहेगा तो हम इन चीज़ों से बच जाएंगे एंड दैट इज द रीज़न वी थिंक दैट लेट अस हैव दीस थिंग वेरी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड कि अगर आपके कोर्स करिकुलम में जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है इसको शामिल कर दिया जाए स्टैंडर्ड्स के ऊपर चैप्टर व्हाट आर द निटिग्रिटी रिलेटेड टू दैट. So I think that will be quite beneficial for all the senior official and down the line to all the workforce subordinates who are associated with you for discharging various duties. So हमने ये आपको बताने का प्रयास किया कि जो हमारी ये बैठकें हुई हैं राज्य स्तर पे अलग अलग विभाग के साथ हम ये कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं. टुडे इज द डे व्हेन वी डिसाइडेड टू कनेक्ट विद द हेल्थ सर्विसेज डिपार्टमेंट. देखिए हेल्थ सर्विसेज में देयर आर सो मेनी थिंग्स. Obviously, there are products which are used in the medical emergencies, and then there are services which you render, and moreover the management system. अभी एक स्लाइड अभी दिखाई गई थी, तो अभी डिटेल में आपको बताया जाएगा. There is a standard which is basically 12433, which is about the planning की medical devices generally जो हम लोग use करते हैं, they are categorized according to our mandate into low risk, moderate risk and high risk devices. When I say, and that classification is quite imperative because until we do know the significance of that, हम लोग इस बात को शायद इतना इम्पोर्टेंस नहीं देंगे या नज़रअंदाज करेंगे कि हमें सर्टिफिकेशन उस पर देखना है कि नहीं देखना है. When we talk about the low risk medical devices, whatever PPE kits we are using, like coverall हम use करते हैं, हम लोग gloves use करते हैं, we use mask and so many bandages and gauze, all those things. They are also part of medical devices or accessories, but they are low risk devices because they are not basically in touch with your the body directly with the mucous membrane or maybe with that body fluid. But as we go further, we talk about high risk devices, the one which is directly in contact with our body fluid. Let's say for example intraocular devices, and then we have certain needles through which we inject certain medicines. So they has to be very critically reviewed for the standards need. And then there are high risk devices which includes or ISO or BIS. So I think we didn't know that it had so much standards for the health department also. Developing country towards a developed country. So these things, parameters are going to be of much concern in our day-to-day needs anywhere, not only in the health sector, for any department. Because I think आजकल हम दूध का पैकेट भी लेते हैं तो we look into the ये कब बनना है, मैन्युफैक्चरिंग कब है, एक्सपायरी कब है. Before these type of awareness were not there. So it will be very, I think, a very important workshop and very beneficial to all of us. And I think there will be many questions after this training in between the interactive sessions, I think, because it is not only the health department का तो है ही है. I think कुछ पर्सनल चीज़ें जैसे मैं देखी थी इसमें हॉलमार्क भी लिखा हुआ है. So I think गोल्ड का स्टैंडर्ड भी इसमें मेंटेन है, किया हुआ है. So बहुत सारे ऐसे पर्सनल इंटरेस्ट की भी चीज़ें आने वाली हैं. So thank you for giving us for this workshop, and I think it will be very informative for all of us, and it should be an interactive session क्योंकि सबके अपने अपने queries हर सेशंस में आएंगे. हमारे प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट के तो आएंगे ही आएंगे जो हैं, but I all the best for this workshop. Thank you so much, ma'am. And I also thank Shri Saurabh Tiwari sir for converging the activities of BIS to today's program's objective. I thank you both, ma'am and sir. And I request एक बार जोरदार ताली हो जाए. प्रोग्राम की शुरुआत होने वाली है. Sir, you are an accomplished civil service officer with 22 years in administration. You are recognized internationally as a resource person in district management, specializing in disaster. In detail about the rules and responsibilities of BIS to our society.
I also welcome Madam Shikha, Honorable Director, Department of Health Services, Government of Uttarakhand. And here all senior officers are available. All senior officers in the health department. I welcome you all. And also I welcome Sarita Madam and her team to this one-day workshop. Actually, today's program is a very important program. If you see in the health sector, so many opportunities are there. करके महानिदेशक सौरभ तिवारी जी को, और उन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी कि किस तरह से जागरूकता अभियान को ये किया गया है, और जागरूक करने के लिए ही यहाँ स्वास्थ्य विभाग में अभी वर्कशॉप किया जा रहा है। इसी के तहत जो है सौरभ तिवारी जी आपसे मुखातिब थे। धन्यवाद। 100 पेशेंट आ गए गैस्ट्रोएंटेराइटिस के, आपको लिटाने हैं, तो आप स्टैंडर्ड मेंटेन करोगे या ट्रीटमेंट? फिर भी अगर चेकिंग करनी भी है तो वो लीगल अथॉरिटी है कि कोई ऑर्डर है इससे रिलेटेड? नहीं है ना हमारे पास, अभी तो है नहीं कोई ऑर्डर। स्टेट को पहले अडॉप्ट करना पड़ेगा। पहले स्टेट अडॉप्ट करेगा उसको, कोई अथॉरिटी है। स्टैंडर्ड बना दिए। अब जो एजेंसी होगी ना, जैसे सीए में अगर ये हो जाए कि जो स्टैंडर्ड को ले रहा है, ले लिया कि हम बीआईएस का कोड को हम अप्रूव करते हैं और हमारे स्टेट में चालू हो जाए। इक्विपमेंट में बीआईएस का नोटिफिकेशन है। अगर कोई इंडियन स्टैंडर्ड इक्विपमेंट हम खरीदते हैं तो बीआईएस सर्टिफिकेशन हम उससे मांगते हैं। लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर आप विदेश से ही खरीदेंगे, हमारे यहाँ नहीं बनते हैं। उनके लिए यूएसएफडीए अलाउड है। कार्लस्टोन यूएसएफडीए से होगा? नहीं, जर्मनी का। हाँ, नहीं तो हमारे यहाँ बन गए ना, 2 कंपनियों ने बना दिए। Resistance to corrosion must pass mechanical testing for durability and safety. Defibrillators compliance with IS 13450 Part 2 Section 4 Electrical Safety, clear user interface for ease of use in emergencies, performance aspect, effective energy delivery with minimum risks to the patient, fast and accurate machine, hand bulbing machine, grossing station, automated specification, tissue embedding station, dissection table, isolated organ bar, polygraph, physiograph. The paraffin wax dispenser, IS relevant IS code is IS 17533 2021.